नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश चैप्टर को, तो प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक, तो उससे पहले हमको ये जानना होगा कि जो प्रकाश होता है वो जो है जो मीडियम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सरल माध्यम और एक विरल सघन माध्यम होता है और दूसरा विरल माध्यम होता है। तो जब होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे मान लेते हैं पहले एयर में चल रही है और एयर से फिर जो है जल में जा रही है या कांच पे जा रही है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा बहुत कुछ विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जब क्या हुआ इसका, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, मतलब हट जाती हैं। जिस मार्ग में जा रही होती हैं उस मार्ग से हट जाती हैं, तो उसे हम जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर क्या है, प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रोसेस को जो है हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर नंबर 1 में देख रहे होंगे कि ये जो है ये क्या है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। यहाँ से जब कोई किरण, प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ से, और ये क्या है, ये पृथक काल, मतलब एक पृथक है। यहाँ तक तो जो है ये विरल माध्यम है। यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं यहाँ से जल स्टार्ट हो गया। ठीक, क्या हो गया? जल स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, और जैसे ही जल की सतह पे पड़ेगी माध्यम उसका चेंज हो गया। तो ये ऐसी सतह है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम को अलग करती है, यानी ये पृथककारी तल है। ठीक, पृथककारी तल है। तो जो किरण आ रही होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक, तो जब किरण जो है आ रही होती है और जब आती है किरण एक उसके पृथक सरल माध्यम से विरल माध्यम की तरफ, जब पृथककारी तल पे पड़ रही है तो ये जब सघन माध्यम की ओर आती है तो ये क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ खिंच जाती है। क्या होता है? अभिलंब की तरफ आ जाती है। देखिए इसमें ये यहाँ से आ रही है, इसमें और अभिलंब के बीच में, और यहाँ पे पड़ने के बाद जैसे ही ये अभिलंब की तरफ चली जाती है, ये कहाँ से, और ये देखिए ये इस तरह से ऐसे आ रही है कि ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। थोड़ा सा क्या होता है? झुक जाती है। इस तरह से प्रकाश का इसमें अपने रास्ते से जो है विचलित हो जाती है। और फिर इसमें क्या होता है, जब विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्या होता है, जब सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब है, यहाँ पे देख लीजिए, और ये अभिलंब के से दूर हट जाती है, अभिलंब की तरफ नहीं होती। ये होता है, इस तरह से जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, और प्रकाश के अपवर्तन के जो है मुख्य 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, मतलब जो किरणें आ रही होती हैं। अपवर्तित किरण, मतलब जो किरणें वहां से अपवर्तित, जो मार्ग विचलित हो जाता है उसके बाद जो जाती हैं, तो अपवर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, मतलब दोनों, जहां आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट जो है, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ये तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है
आपतन, मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछता है और दो नियम की अपवर्तन के नियम हैं, फिर पहला नियम दे दिया ये, दूसरा दे दिया ये, फिर पूछता है ए सही है, एक सही है या दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या एक और दो दोनों गलत हैं। इसमें से जो नियम है इसके अलावा चेंज भी कर सकता है। क्या कर सकता है? तीनों एक ही तल में नहीं होते हैं कर सकता है। तो इस वजह से आप लोगों को ये नियम याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब पर एक ही तल में होते हैं। क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। और दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग या तरंगदैर्घ्य, मतलब एक ही प्रकार का प्रकाश छोड़ा जाए दो माध्यमों के लिए। मान लीजिए जो है एक माध्यम एयर है और दूसरा माध्यम जो है वाटर है यानी जल है, तो उसके लिए एक ही रंग का, मतलब एक ही, जैसे सूर्य की किरण आ रही है तो सूर्य की किरण ही, या मान लो रेड कलर की लाइट उसमें डाली जा रही है तो रेड कलर की लाइट ही, या वाइट कलर की लाइट, जिस तरह से लाइट हो उस तरीके से जब एक ही प्रकार की लाइट, एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो जब डाला जाता है तो क्या होता है कि निश्चित रंग या तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, क्या? आपतन कोण की जा, यानी ये जो कोण बन रहा है कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, इसकी साइन आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा। अपवर्तन कोण मतलब ये वाला एंगल जो बन रहा है, अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसका अनुपात जो है, इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, हमेशा निश्चित होता है। ठीक। जैसे इसको अगर मान लो फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को नियतांक हिंदी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नियतांक। ये होता है इसका। ठीक। और इसी को हम क्या कहते हैं? अब इसी को जो है हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक। तो चलिए हम लोग जो है आगे मान लेते हैं कि यदि जो है एक माध्यम को हम एक से लिखें, जैसे मान लेते हैं माना पहले माध्यम, दो माध्यम है, माध्यम को एक से लिखते हैं, तथा दूसरे माध्यम को दो से लिखते हैं। क्या? दो से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, दो से प्रदर्शित करते हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम लोगों को पता है कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले माध्यम को किससे लिखा? 1 से, तो लिख देंगे 1 और n2, 1 and 2। ठीक। 1 and 2 इसको जो है इस तरीके से लिखते हैं 1 and 2, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। अब क्या हो, यदि जो है प्रकाश की किरणें उल्टा हो जाए, क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि जल से पहले क्या था, मान लेते हैं कि जो है एयर से वाटर में जा रहा था, अब क्या है कि वाटर से एयर में आ रहा है, तब क्या होगा? यदि जो है क्या हो, प्रकाश
की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें उल्टा हो जाएं, उल्टा हो जाएं तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत से, कौन से सिद्धांत से? प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत से, तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत से, प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत से क्या होगा? ये उलट जाएगा। क्या होगा? ये उलट जाएगा, और उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू 2n1। क्या होगा? 2n1 ये हो जाएगा। ठीक, 2n1 हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तब अब इन दोनों को क्या करें, हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा? अगर इन दोनों को जो है हम आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा? तो करा देते हैं, देखते हैं क्या होगा। 1n1 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। साइन आई कैंसिल हो जाएगा और साइन आर भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1। क्या बचेगा? 1n1 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। क्या बचेगा? 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम किसी एक का मान निकालना हो या एक की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? 1n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1n2 इज इक्वल टू 1n2 इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान 2n1। क्या हो जाएगा? 1 अपान 2n1। यानी इस तरह से जो है हम किसी भी जो है मीडियम का एक का जो है अपवर्तनांक दिया है तो हम इस तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने के लिए। ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है। ठीक, जो है यदि 3 माध्यम हो जाए, माध्यम कितने हो जाए? 3 माध्यम हो जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? अगर मान लेते हैं माध्यम एक, माध्यम जो है कितने हो? एक, माध्यम 1, 2 व 3 हो, तब क्या होगा? माध्यम 1, 2 या 3 हो तब जो है तब क्या हो जाएगा? 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या होगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फिर ये जो है इससे कट जाएगा, तीनों आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम जो है मान लेते हैं कि एक माध्यम क्या मान लेते हैं? माना जो है माध्यम जो एक है वो क्या है? वो माध्यम 1 वायु है का माध्यम 2 जो है माध्यम दो जो है वो हमारा जल है, माध्यम 2 जल है, तथा माध्यम
माध्यम 3 क्या है, माध्यम 3 जो है हम किसे मान लेते हैं, कांच को मान लेते हैं, क्या कांच है। तीसरा माध्यम क्या है, कांच। तब क्या होगा, तो लिख देते हैं एयर, वायु को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है एयर लिखेंगे तो इसे हम ए से डिनोट करेंगे। इसको वाटर, जल को जो है वाटर लिखते हैं तो इसको हम जो है डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और कांच को ग्लास लिख सकते हैं तो इसे हम जो है जी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे। तो लिख लेते हैं माध्यम में क्या है, ए एन डब्ल्यू हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू क्या होगा, जो है जी एन ए इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद में जो है वो हो जाएगा कि ए क्या हो जाएगा, उसके बाद में जो है डब्ल्यू एन जी इक्वल टू, अगर हम इसको जो है मान निकालना चाहें तो क्या होगा, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या होगा, ए 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान ए एन डब्ल्यू इंटू क्या होगा, एन जी एन ए, क्या होगा, जी एन ए। इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू ए एन जी अपान में क्या होगा, डब्ल्यू ए एन डब्ल्यू, इसी को उलट देंगे, ए एन डब्ल्यू, ये हो जाएगा इसका जो है फार्मूला, ये होगा इसका फार्मूला। ठीक, इस तरीके से हम जो है वाटर और गैस के जो है अपवर्तनांक को निकाल सकते हैं इस फार्मूले में रख करके। ठीक, अब क्या होता है, अब हम क्या देखते हैं कि अपवर्तन के कारण क्या हैं। अपवर्तन के कारण को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसको पहले रफ करते हैं, उसके बाद अपवर्तन के कारण को देखते हैं। हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं जो है क्या, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो है अपवर्तन के जो है कारण क्या है, अपवर्तन किन कारणों से होता है, आखिर क्या रीजन है कि जिससे अपवर्तन होता है। तो देखिए, अपवर्तन का कारण जो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न होना। क्या है कि जो प्रकाश का चाल है जो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको हमने पहले ही लेक्चर में बताया था, कितनी होती थी, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जबकि जब हम उसके बाद एयर में जाएंगे या फिर एयर से जब हम वाटर में जाएंगे, वाटर से जब हम जो है कांच में जाएंगे या किसी अन्य माध्यम में जाएंगे, तो उसका जो है उसकी चाल जो है वो चेंज होती रहती है। यही कारण है कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अपने अभिलंब की तरफ या तो झुक जाती हैं या तो उससे दूर हट जाती हैं। किस तरह से मतलब अगर किस माध्यम से किस माध्यम की ओर ट्रांसफर हो रहा है या जा रहा है, इस पर ये डिपेंड करता है। ठीक, यही कारण है कि जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब जो है इस पर हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार क्या होता है कि जब कोई तरंगार्ध एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मैं आपकी जगह यहाँ पे से होना चाहिए था, एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगता है, तब इससे निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं, मतलब जो दूसरी तरंगिकाओं की चाल दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर बदल जाती है। क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, जिसके फलस्वरूप दूसरे माध्यम में अपवर्तित तरंगार्ध पहले माध्यम में आपतित तरंगार्ध के सापेक्ष झुक जाता है। क्या होता है, झुक जाता है। दूसरे माध्यम में जो पहले माध्यम में जो तरंग आ रही है और जो दूसरे माध्यम के जो अपवर्तित हो रही है, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जो जा रही है,
वो एक दूसरे के सापेक्ष झुक जाते हैं। ठीक, यदि आपतित और तथा अपवर्तित झुक जाती है, यदि जो है जो किरण आ रहे आपतित तथा अपवर्तित तरंगार्घ दोनों के मध्य, दोनों माध्यमों की पृष्ठ सीमा पर, मतलब कहीं ना कहीं तो जो है एक तल होगा, जो हमने बताया था पृथककारी तल पर जो है, यदि वो दोनों, जैसे ये किरण आ रही है यहाँ से एक माध्यम से और ये दूसरे माध्यम में आई, तो ये इस साइड ऐसे झुक जाती है। तो इस पॉइंट पर जो है, यदि मान लो कि एक की एंगल आई तथा एक दूसरे से जो है आई तथा आर कोण पर इससे रिलेटेड, मतलब ये आई मान लो आर है और ये आई एंगल है कोण पर जो है झुके हुए होते हैं, तब क्या होता है, तब ये होता है कि साइन आई अपान साइन आर क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू हो जाएगा V1 अपान V2। क्या होगा, V1 अपान V2, जहां पे V1 और V2 क्या है, प्रकाश की चाल है दोनों माध्यमों में अलग अलग। क्या बताया, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल है अलग अलग। ठीक, ये जो है V1 और V2 प्रकाश की चाल है दोनों माध्यमों में। ठीक, माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में, दोनों में प्रकाश की चाल है। अब जो है यदि V1 और V2 इक्वल हो जाए तो क्या होगा, यदि क्या होगा V1, यदि जो है V1 और V2 इक्वल हो जाए, यहीं पे लिख लेते हैं, यदि V1 इक्वल टू V2 हो जाए, तो फिर ये जो है प्रकाश के बीच में जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो सीधी रेखा में चलेंगी। अगर उनकी वेग जो है, वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो जाए तो प्रकाश की किरणें अपवर्तित नहीं होंगी, वो सीधी निकल जाएंगी। ठीक, अब जो है इसके अलावा अब प्रकाश के अपवर्तन के जो है क्या क्या इसमें चेंज होता है, ये भी एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि जो है इसमें क्या क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले जो चेंज होता है वो क्या होता है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें जो चेंज होता है तो प्रकाश की चाल चेंज होती है, और क्या चेंज होता है, तरंग दैर्घ्य भी चेंज हो जाता है। और क्या चेंज होता है, इसके साथ साथ इसकी तीव्रता भी चेंज हो जाती है, तीव्रता भी बदल जाती है। ठीक है, इसकी तीव्रता भी बदल जाती है। तो लिख लेते हैं इसको हम कि क्या क्या चेंज होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है, लिख लीजिए इसको, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की, इसको नोट करके कहीं एक पॉइंट नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य तथा तीव्रता, क्या तीव्रता बदल जाती है। क्या होती है, बदल जाती है। जबकि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, इसके अब ये बदलता क्यों है, आखिरकार ये बदल क्यों जाता है, प्रकाश की चाल जो है या तीव्रता है या तरंगदैर्घ्य है, ये सब बदल क्यों जाता है। तो ये सब बदल इसलिए जाता है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर यह प्रकाश की किरणों का कुछ अवशोषण हो जाता है, या आंशिक रूप से कुछ किरणें जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। इस कारण से जो है प्रकाश के जो है तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक,
ठीक, तो अब चलिए हम जो लोग जो है इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्रांतिक कोण क्या है। ठीक, क्रांतिक कोण क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण। तो हम लोग क्रांतिक कोण के बारे में देखना था। तो क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में क्या है, क्रांतिक कोण क्या है कि जो सघन माध्यम में वह कोण, सघन माध्यम में वह कोण, वह आपतन कोण है। क्या वह आपतन कोण है जिसके विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है। मतलब क्या होता है कि जो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं किरणें, जब कोई हम किसी एंगल से जो है छोड़ते हैं और जब वहां पे जैसे मान लेते हैं जहां से कोई एक आपतित किरण छोड़ी गई, यहाँ से जब जैसे ही इस पॉइंट पे मिली तो ये अभिलंब से क्या करती है, अभिलंब से जब ये 90 डिग्री का, कितने 90 डिग्री का एंगल पे मुड़ जाती है, तो उसको ही हम जो है उसी को हम उसी आपतन कोण को ही हम जो है क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को, मतलब इसी एंगल को। अगर हम इस एंगल से जैसे मान लेते हैं कि ये जो है, ये क्या है, ये हमारा अभिलंब हो गया। क्या हो गया, ये है जो है ये अभिलंब हो गया। ठीक, ये आपतित किरण है, किरण इस पे इस एंगल से जा रही है, मान लेते हैं ये जो है क्रांतिक कोण जो इस पे जो एंगल जिस एंगल से जा रही है वो आई, जो ये सी इसको हम मान लेते हैं। तो ये जब यहाँ तक आई फिर ये इस तरफ मुड़ गई, किस तरफ, ऐसे मुड़ गई, सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जैसे गई तो ये मुड़ गई और फिर क्या अभिलंब से जो है 90 डिग्री का, देखिए यहाँ पे एंगल बना रही है। तो ये जिस एंगल से, अब हम किस एंगल से कोण छोड़ें कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो वो 90 डिग्री का कोण बना ले। तो इस कोण को जिस माध्यम से हम छोड़ते हैं, मतलब इस जो है आपतन कोण को, यानी इंसिडेंट यानी साइन आई जो है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब हम जो है मान लेते हैं कि जो सघन माध्यम है उसको हम 2 से लिखते हैं और जो विरल माध्यम है उसको हम 1 से लिखते हैं, तो क्या होगा। अब मान लेते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो है जो सघन माध्यम है उसको 2 से लिखते हैं और जो विरल माध्यम है उसको 1 से लिखते हैं। तो तब क्या होगा, 2n1 क्या होगा, 2n1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमने ये पढ़ा है पहले से ही, साइन आई अपान साइन आर। क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर। तो यहाँ पे साइन आई कितनी दी हुई है, सी दी हुई है। साइन आर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्या लिख लेते हैं, 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई कितना दिया हुआ है हमारा, साइन आई जो है साइन सी हो जाएगा। क्या होगा, साइन सी अपान साइन आर। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, यानी अपवर्तित जो है अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 90। अब साइन 90 का जो है हमको वैल्यू पता है, क्या पता है, साइन 90, साइन 90 साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n1 इक्वल टू जो है साइन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। एक फार्मूला तो हमारा यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, एक फार्मूला हमारा जो है यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। अब अगर यही चीज पलट जाए, क्या हो, पलट जाए, तब क्या होगा, मतलब अगर जो है क्या हो, यदि जो है हम क्या जानते हैं, मान लो पहले से हमने क्या सीखा है, 2n1 इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान, पिछले जो है पिछले अभी हमने सीखा है कि क्या 2n1 इक्वल टू 1 अपान 1n2, ये सीखा है। अब जो हम इससे जो है इसको हम देखें तो क्या होगा, इससे जब हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपान, यहाँ पे 2 1 की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 1n1, क्या होगा 1n2 इक्वल टू साइन सी।
साइन सी। ठीक, 1 इक्वल टू 1/1 and 2 इक्वल टू साइन सी। या इसको जब हम पलट देंगे तो 1 and 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 and 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 and 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/sin सी, 1/sin सी। अब हमें किसी भी कोण का अगर मान लीजिए किसी का भी अपवर्तनांक निकालना हो, दिया हो दो माध्यमों का, तो इस फार्मूले के सहारे हम अपवर्तनांक या एंगल निकाल सकते हैं किसी भी माध्यम से। अगर जो है वो कितने डिग्री पर झुकेगी, अगर दो उनका जो है अपवर्तनांक दिया हुआ है तो वो कितने डिग्री पे झुकेगी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। या इतने किस डिग्री पे झुक रही है तो फिर उसका अपवर्तनांक कितना होगा, इन फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जो है पढ़ते हैं क्या, इसका जो प्रकाश के अपवर्तन में जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इसकी एक लास्ट टॉपिक बची हुई है, वो बची है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो क्या होता है, वो ये होता है कि जब सघन माध्यम में क्या, जब जो है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, किसका, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, किससे, क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ाया जाता है, मतलब बहुत थोड़ा सा माइनर सा जो है इंक्रीज किया जाता है, तो संपूर्ण जो है आपतित प्रकाश जो किरणें आ रही होती हैं प्रकाश की, वो क्या होती हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार। हमने प्रकाश के परावर्तन का नियम पहले ही बता दिया है, तो उसके नियम के अनुसार जो है होकर परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। थोड़ा ही बढ़ाया जाता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, मतलब क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार, ऐसे नहीं, किसके नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होकर दोबारा से सघन माध्यम में ही लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को जो है हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आगे की आने वाली वीडियोस, इस तरह से जितने भी वीडियोस आएंगे वो आप सभी लोगों को तुरंत पहुंच सकें। ठीक, तुरंत पहुंच सकें, जिससे आप सभी लोग जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।